नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेश्वर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतवर्ष 2047 तक विकसित देश बनेगा। जी हां, आपको बताते चले कि ये बयान हरियाणा के मुख्यमंत्री का है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है बखान किया है और इसी के साथ साथ उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनने में सफल होगा, ऐसा उनका कहना है। वही वर्ष 2029 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। बताते चले, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एलपीएस बोसाट में जो है मशीनरी सेंटर एवं मैमोग्राफी बस का उद्घाटन किया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट से विकसित भारत के 4 स्तंभों गरीब, युवा, किसान व महिलाओं को सशक्त बनाने की मदद मिलेगी। ब्रेस्ट कैंसर समाज के लिए 2 बसें, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप है या अन्य मेडिकल चेकअप है, उसके लिए चली हुई थी। उस कड़ी के अंदर एक और बस आज जोड़ी है महिलाओं के लिए, जो पता ही नहीं चलता एक गंभीर बीमारी होती है। ये गांव-गांव जाकर के उनको चेक करके प्राथमिक रिपोर्ट देने का काम इस बस के माध्यम से होगा, जिसका हमारी बहनों को बड़ा लाभ मिलेगा। ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित जानकारियां और फिर उसके उपचार के लिए, उसके इलाज के लिए वो बताने का काम करेंगे। और वही खो-खो वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला टीम के खिलाड़ी जिला हिसार के गांव बेटमड़ी में एक बेटी मीनू धरतवाल की सीएम आवास सुन कवि कुटीर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस ऐतिहासिक जीत के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने बधाई दी और इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि हमारी लाडो के शानदार खेल और मेहनत ने न केवल भारत को जीत दिलाई बल्कि अपने गांव और प्रदेश का नाम भी रोशन किया। ये उपलब्धि पूरे देश और हरियाणा के लिए गर्व का क्षण है। वहीं आपको हर हरियाणवी की तरफ से पुनः इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। लाडो और वही खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। आपको बताते चले कि सीएम नायब सिंह सैनी को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए ये मानद उपाधि दी गई है। सीएम के साथ ही दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर सोमनाथ एस को भी यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से नवाजा गया। इस दौरान दीक्षांत समारोह का आयोजन कर स्मारिका का विमोचन किया गया। ये उपाधि व पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बधाई भी देता हूं और कहना चाहता हूं कि सपनों की उड़ान है, सपनों की उड़ान है, हौसलों की पहचान है। केवल डिग्री नहीं है, यह आपकी मेहनत का सम्मान है। मैं आपको, आपके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आपको इस मंजिल तक पहुंचाने में अपना खून पसीना लगाया है। साथ ही मैं इस अवसर पर आपको त्रास कर इस मुकाम पर पहुंचाने वाले हमारे शिक्षकों को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
मुझे खुशी है कि इस दीक्षांत समारोह में हमारे भारत के हीरो, जिन्होंने भारत का गौरव ऊंचा किया है, ऐसे विश्व विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर, पूर्व में जो अध्यक्ष रहे इसरो के डॉक्टर एस सोमनाथ जी, आज हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उनको मानद उपाधि से और गोयल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। मुझे बहुत ही सौभाग्य की बात है, आज मुझे कुरुक्षेत्र की कर्मभूमि, गीता की जन्मस्थली में आप सब युवाओं साथियों के बीच पधारने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से जो डॉक्टरेट दिया गया है, दो महान भावों को दिया गया है। एक है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह जी सैनी, कल तक वो नायब सिंह सैनी जी बोलते थे, आज से उनका नाम डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी होगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के और वही सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वामी रामकृष्ण की जयंती पर ट्वीट कर कहा कि मां काली के अनन्य उपासक महान संत एवं आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और जिला बीजेपी कार्यालय में विकास चुनाव को लेकर बीजेपी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई, जिसमें प्रदेश के सभी मंत्री और विधायक समेत सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस मीटिंग से पहले प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौले ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, जिसको जनता अब समझ चुकी है। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी यह चुनाव लोकसभा व विधानसभा की तर्ज पर लड़ेगी। इसी के साथ ही उन्होंने चुनाव प्रचार में बड़े नेताओं के आने पर भी संभावना जताई। चुनाव कैंपेन में बहुत सारे सभी जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे, और आज जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों का नॉमिनेशन होने के बाद आज सबको यहां बुलाया भी है। उसमें हम अपने आगामी चुनाव की पूरी योजना रचना और इस चुनाव को जिस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने लड़ा है, उसी प्रकार से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम 10 नगर निगम के चेयरमैन के चुनाव, वार्डों के चुनाव, इसमें 2 उपचुनाव भी हैं, सोनीपत और अंबाला। और लागू सचिवालय में जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खेल, युवा, अधिकारिता एवं उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। जहां पर आपको बताते चले कि ये बैठक सचिवालय सभागार में अधिकारी एवं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ की गई। बैठक में जिला उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, जिला पुलिस कप्तान व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में शहर में रुके हुए विकास कार्यों को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की।
और पलवल शहर को सुंदर और विकसित करने के उद्देश्य को लेकर हरियाणा सरकार में युवा अधिकारियों एवं उद्यमिता और इसी के साथ साथ खेल और कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जिला सचिवालय के सभागार में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन पलवल की बैठक ली। बैठक के दौरान इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने भी मंत्री के सामने अपनी समस्या रखी। मंत्री ने उनका जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। आज की ये मीटिंग का उद्देश्य इंडस्ट्री के साथियों के साथ और हमारे अधिकारियों के साथ समन्वय और जो सहयोग हमने इंडस्ट्री वालों से मांगा है कि पलवल को स्वच्छ और सुंदर और भव्य बनाने के लिए हमारा जो लगातार प्रयास है उस पर हम काम कर रहे हैं। उसी को लेकर आज हमने इंडस्ट्री वालों को एक निवेदन किया है कि वो अपने इनिशिएटिव लेते हुए एक एक पार्क और एक एक कोई चौराया, जिसको मॉडल पार्क और मॉडल चौराया बनाया जाए। बैठक आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थी। पूरी पलवल इंडस्ट्री कुछ सीएसआर के अंडर कोई डेवलपमेंट का था, पार्क का डेवलपमेंट का एजेंडा था, कुछ हमारी अपनी सुविधाएं जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट करने का था, जो पहले आज से 3 महीने पहले भी हमने डिस्कस किया, तो उसको रिवाइव करना था। क्या प्रोग्रेस होगी या क्या नहीं होगी वो हमने डिस्कस किया। पूरी उम्मीद है, ऐसी मीटिंग आज तक कभी हुई नहीं है। ये तो एक रिकॉर्ड टाइप की मीटिंग है और इन्होंने जो प्रॉमिस किया है उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है यस होंगी। ये आगे जो इनके बस का काम नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिन के लेवल का काम नहीं, ये कह रहे हैं हम ऊपर तक करवा के देंगे। और आयरन सर लाइट का बहुत बड़ा। और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि जहां कॉरपोरेशन है वहां पर मेयर और पार्षद का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा जाएगा और जहां पर काउंसिल है वहां पर चेयरमैन सिंबल पर लड़ेंगे और जहां कमेटी है वहां पर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार यह चुनाव करवाए जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस गुटों पर भर्ती के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह सवाल आप अनिल विज से पूछे तो बेहतर जवाब मिल जाएगा। साहब से पूछ लो। सर, विधानसभा चुनाव कौन बटा हुआ है? हमारा तो कोई बटा हुआ नहीं है। सर, विधानसभा चुनाव में खुले घाट दूसरे घाट की बात हो रही थी, आपके सामने खबरें भी आई हुई। क्या इस बार के चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर काम करेगी? कोई भी घाट नहीं हुआ। लोगों की इच्छा है। आपने हिसार के जो प्रत्याशी थे उन्होंने ही आरोप लगाया था कि मुझे धोखा दिया गया, कांग्रेस ने मेरा साथ नहीं दिया। रामनिवास राणा ने। रामनिवास राणा विधानसभा चुनाव लड़े। वो कितने कांग्रेस जीते पता लग रहा है। कांग्रेस को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। जिंदल परिवार की तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गया है, क्या लगता है किसको समर्थन मिल रहा है? जिंदल परिवार की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया है, आप लोगों को समर्थन मिल रहा है जिंदल परिवार? तो लोगों के समर्थन की बात करते हैं। सर, इसके टिकट की दौड़ में थे जो लोग, वो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे फिलहाल। क्या कोई नाराजगी है? उनसे पूछो। और लघु सचिवालय नारनौल में जिला स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन मध्य प्रदेश से वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय स्थिति सर्वे प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और नारनौल विधायक ओम प्रकाश यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पूर्व मंत्री ने कहा कि 26 प्रांतों में ये योजना शुरू हुई है, जिसमें देश के 141 जिले इसमें शामिल किए गए हैं और इनमें 152 शहर शामिल है, जिनके अंदर इस योजना की शुरुआत हुई है। हरियाणा के अंदर इस योजना के तहत 3 शहर शामिल है, जिसमें कि पंचकुला, मानेसर और नारनौल शामिल है। देखिए, ये नक्शा योजना पूरे देश के अंदर आज शुरू की जाए और पायलट प्रोग्राम के रूप में हमारे केंद्रीय
किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के रायसीना जिले से शुरू कर रहे हैं और 26 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये शुरू होता है। देश के 141 जिले इसमें कवर होंगे और 141 जिलों में 152 शहर सेलेक्ट किए गए हैं जिनके अंदर आज ही शुरुआत हो रही है। हरियाणा के अंदर 3 शहर लिए गए हैं, पंचकुला, मानेसर और लाल। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा सीएस को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मुख्य सचिव को देश का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। आईएएस डॉक्टर विवेक जोशी चुनाव आयुक्त हुए नियुक्त। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर डॉक्टर विवेक जोशी की नियुक्ति के आदेश जारी हुए हैं। हरियाणा में जल्द होगी नए मुख्य सचिव की नियुक्ति। आईएएस अनुराग रस्तोगी हो सकते हैं नए मुख्य सचिव। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा सीएस को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मुख्य सचिव को देश का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। आईएएस डॉक्टर विवेक जोशी चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर विवेक जोशी की नियुक्ति के आदेश जारी हो गए और हरियाणा में जल्द ही देखिए अब ये बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आईएएस डॉक्टर विवेक जोशी चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। विवेक जोशी की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही मुख्य सचिव की भी नियुक्ति होगी। तो यानी कि ये बड़ी जिम्मेदारी अब निभाते हुए जो है हरियाणा सीएस नजर आएंगे। मुख्य सचिव बनाया गया है उन्हें देश का, और ऐसे में आईएएस डॉक्टर विवेक जोशी अब चुनाव आयुक्त के रूप में अपने पदभार को ग्रहण करेंगे और जिम्मेदारी को संभालते हुए नजर आएंगे और जल्द ही मुख्य सचिव का भी चुनाव होने वाला है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आपको दे रहे हैं, जहां पे एक बड़ी जिम्मेदारी और अहम जिम्मेदारी को निभाते हुए विवेक जोशी नजर आएंगे, जहां उनको चुनाव आयुक्त चुन लिया गया है। और ऐसे में अब मुख्य सचिव की भी नियुक्ति जल्द ही होने वाली है। और देखिए इस बीच तस्वीरें भी सामने आ गई है, जहां आपको बताते चले कि अब एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए आईएएस जोशी नजर आएंगे, जहां पे उन्हें आयुक्त बनाया गया है। और ऐसे में मुख्य सचिव की भी देखिए अब जल्द ही नियुक्ति कर दी जाएगी। ऐसे में अब एक और बड़ी और अहम जिम्मेदारी वो नजर आई है। देखिए अब इसके लिए देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है, कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्हें हरियाणा सीएस जो थे अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है और बड़ी जिम्मेदारी को अब निर्वहन करते हुए वो नजर आएंगे। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मुख्य सचिव की भी नियुक्ति जल्द ही होने वाली है। और वहीं हरियाणा में कर्मचारियों के तबादले की नई पॉलिसी लागू होगी। इस नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को जल्द लागू करने की तैयारी की जा रही है। और इस बीच आपको बता दें कि पॉलिसी की ड्राफ्ट पर प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और कर्मचारियों से 28 फरवरी तक इस पर सुझाव मांगे गए हैं। नई तबादला नीति में मंत्री की सिफारिश को बाहरी प्रभावी माना जाएगा। ट्रांसफर में मंत्रियों, विधायकों को नहीं चलेगी, सिर्फ सीएम के पास ही विशेषाधिकार होगा और इसमें मुख्यमंत्री की सहमति के बिना कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो वही अधिसूचना के 15 दिनों के अंदर तमाम विभाग पॉलिसी के तहत आने वाले पदों की सूची प्रकाशित करेगा। और भिवानी के हालू बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस में सुबह 2 बाइक सवार बदमाशों की तरफ से पोस्ट ऑफिस कर्मचारी से लूट की नाकाम कोशिश का मामला सामने आया है। बताते चले कि बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर कर्मचारियों को से लूट का प्रयास किया और जिसके के बाद में कर्मचारी की सतर्कता से उन्हें बचा लिया गया और लूट की वारदात रोक दी गई। इस बारे में पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस बारे में भिवानी के हालू बाजार के पोस्ट ऑफिस कार्यालय के कर्मचारी मंजित ने इसकी जानकारी दी है। बाइक खड़ी करी और इधर शंकर के घर से पानी की बोतल लेने चला गया। उधर से पानी की बोतल लेके वापिस आ रहा था, तब 2 जने बाइक पे आए, बाइक सवार आए
और उनमें से एक ने हेलमेट लगा रखा था और एक ने रुमाल से चेहरा ढक रखा था। तो उन्होंने बाइक रोक के और मेरी तरफ पिस्तौल की और मेरे से बैग छीनने की कोशिश की। मैंने उन्हें धक्का देकर और पीछे की तरफ भाग गया। तो मेरे पास मंदी भी डाक से आ गया आलूबदा डाक में, उसका फोन आया कि कोई घटना होगी यहाँ पे। मैंने पूछा क्या हुआ, उसने बताया भी यहाँ पे जैसे बाइक खड़ी करी 8+ उसने दाखने में आने के लिए, एक नकाब पोस्ट था, एक हेलमेट पहन रखा था, मुंह पे गड्ढा ढका हुआ था, वो पिस्टल लेकर के इस पर मतलब पैक छीनने की कोशिश की। इन्हें सांस निकालते हुए उनको पीछे कर दिया धक्का देकर, वो लोग भाग गए। ये घटना निंदनीय है और डाक कैसे लेनदेन काफी होता है और पुलिस से आगे रह गई तुरंत कार्रवाई करके दोषियों को पकड़ा जाए ताकि घटना दोबारा ना हो। और बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए परिजन बच्चों के स्कूल भेजते हैं, दिल लगाकर पढ़ाई करने के लिए सलाह भी देते हैं, लेकिन कैथल के सरकारी स्कूल पर जो आरोप लगे हैं उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आरोप है कि कैथल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की स्कूल में बर्तन साफ करने पड़ रहे हैं। जी हाँ, बताते चले कि ग्योग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की जाखौल अड्डा में राजकीय कन्या मिडिल स्कूल में विद्यार्थियों ने बताया कि उनसे बर्तन साफ करवाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे मिड डे मील ग्रहण करने के बाद अपने झूठे बर्तन खुद धोते हुए नजर आ रहे थे। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद ये दुखद तस्वीर जहां पर छोटे छोटे बच्चों से बर्तन धुलाया जा रहा है। स्कूल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां स्कूल में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें ही कुछ अलग है जहां मिड डे मील खाने के बाद से बच्चों से उनके जूठे बर्तन धुलवाए जाते हैं। और ऐसे में ये वीडियो देखिए अब वायरल हो रहा है। दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई इस स्कूल पर इस पर गाज गिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि यहाँ जो समय बच्चों को खेलने के लिए दिया जाना चाहिए उस समय में बच्चों से बर्तन धुलवाया जा रहा है। और अब ये तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। अब इस वीडियो के जरिए प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें जो है झकझोर देने वाली है, क्योंकि स्कूल में बच्चों से यहाँ पर बर्तन साफ कराया जाता है। छात्र यहाँ पे बर्तन साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चौधरी ने अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे लोगों पर प्रतिक्रिया साझा की है। उन्होंने कहा है कि विदेश भेजने के नाम पर लोगों को लाखों रुपए की कमाई उनके हड़पने वाली एजेंटों के विरुद्ध सख्त कदम उठाया जाए। सरकार सख्ती से ऐसे एजेंटों से रुपए वापस दिलाए। चौधरी ने सरकार की कृषि नीतियों की भी आलोचना की है। साथ ही सरसों के एमएसपी पर भी सरकारी खरीद के बारे में चर्चा की गई। जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन चौधरी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई है और उसमें मुख्य तौर पे 2 फैसले आज लिए हैं। एक जो अमेरिका से लड़के डिपोर्ट होके आ रहे हैं उसमें जो है वो सबसे पहली कमी तो है भारत सरकार की या प्रदेश सरकारों की ये रही है कि जब अवैध रूप से उनको बाहर भेज रहे थे और अवैध रूप से भेजने वालों की जगह जगह पे दुकानें खुली हुई थी, तब सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। पता तो था ही कि गैर कानूनी काम है, कितना बड़ा फ्रॉड है। 50-50 लाख एक एक आदमी से लिए, 60-60 लाख लिए और फिर डॉक्टी में वो भेजे और अब वो बर्बाद हो गए। अब वो वापिस आ रहे हैं और वापिस आने में भी फिर मुजरमों की तरह हथकड़ियां बेड़ियां जंजीरों में जकड़ के उनको लाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।